बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है कि जब ब्रिटिश रूल था तो उन्होंने हमारे लिए ये क्या क्या एक्ट लाए थे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके रख दिया, क्योंकि उससे पहले जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारे हिस्टोरिकल जो होली बुक्स हैं उसके हिसाब से चलता था। बट जब ब्रिटिश रूल आया तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लाना शुरू कर दिया, इन्होंने एक्ट्स लाने शुरू कर दिए। उन्हीं में से पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे ऊपर रूल करने का। ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली रूल नहीं करती थी, उसकी कंपनी हम पे एक रूल करती थी। उस कंपनी को कौन रूल आउट करता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसकी फाउंडेशन, ये एक फाउंडेशन थी कि उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में जमा लिया। और ये क्या था? पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द कंपनी। ये कौन कंट्रोल कर रही थी? इनडायरेक्टली पार्लियामेंट कंट्रोल कर रही थी, बट थ्रू किसके कर रही थी? कंपनी के। अब इसके की प्रोविजन क्या? पहले तो उन्होंने गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाई, फिर वॉरेन हेस्टिंग पे पहले क्या बने? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर पहले उन्होंने बंगाल में अपना कब्जा किया। फिर उन्होंने इस्टाब्लिश किया एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई 4 मेंबर्स की, जिसको असिस्ट कौन करेगा? वो किसको असिस्ट करेंगी? गवर्नर जनरल को। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किए कहाँ पे? कलकत्ता में। कब? 1774 में। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट। ये कब आया? 1784 में। ये क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। इन्होंने कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग किया, डाइकोटमी लाई। एनहांस्ड किया ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द, अपनी एनहांसमेंट बढ़ाई, कंट्रोल और ज़्यादा किया इंडिया पे। जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जिसको ब्रिटेन के पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करेंगे। और कंपनी ने रिटेन किया कमर्शियल फंक्शंस को। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट एज्यूम्ड पॉलिटिकल कंट्रोल। ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिटिकल वो देख रही थी, और कंपनी क्या देख रही थी? कमर्शियल रिलेशंस देख रही थी। फिर ये इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर उसके बाद 1786 में वो दोबारा से आए, और फिर उसके बाद आने लगे हमारे चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813 और 1833 और 1853, 3 चार्टर एक्ट्स आए। पहला चार्टर एक्ट आया 1813 में, जिसमें कंपनी की ट्रेड मोनोपोली ख़त्म हुई इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड विथ चाइना। अब यहाँ पे ना जो उनकी मोनोपोली चलती थी कि कंपनी के ही लोग आ रहे हैं, जो वहाँ पे लोग बैठे थे वो क्या वो अपने आप को बेवकूफ़ वो बोल रहे थे, ये लोग तो कमाई जा रहे हैं, हम इधर पागलों की तरह बैठे हैं। तो वहाँ पे ना एक ट्रेड मोनोपोली ख़त्म हुई, और भी कंपनीज़ को भेजा गया इंडिया में कि आप भी जाओ ट्रेड करो। पहले एक ही कंपनी आ रही थी। फिर यहाँ पे मिशनरीज प्रीच एंड प्रमोट एजुकेशन। यहाँ पे बोला कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम अब उनको समझ में नहीं आता था, तो उन्होंने इंग्लिश इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला। और क्या बोला कि इनको कन्वर्ट करो, कन्वर्जन करो। इनका कन्वर्जन किस में करो? इनको यहाँ के चर्च में मिशनरीज भेजे कि इनको कन्वर्ट करके हिंदुइज़्म इनका ख़त्म करो। बट लोगों ने नहीं माना, और उन्होंने एजुकेशन के मामले में उन्होंने बोला कि यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन लाओ, हमें तो इनकी संस्कृत समझ नहीं आती, ये हमारी इंग्लिश पढ़ते हैं, हम इनको अपने तौर तरीके में सिखाएंगे, इनको कन्वर्ट कर देंगे, और ये ब्रिटेन की तरह कंट्री बन जाएगी। फिर इन्होंने उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कन्वर्ट करके क्या बनाया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेचर यहाँ पे क्रिएट हुई इस चार्टर एक्ट में। कंपनी अब ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बन गई। कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव थी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे थी। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या बने? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिंग। फिर चार्टर एक्ट आया 1853 में। इन्होंने क्या किया? चार्टर एक्ट में बोला कि इंडियंस को भी बोलते हैं कि हम ओपन कंपटीशन रख रहे हैं सिविल सर्विसेज का, इंडियन सिविल सर्विसेज वो रखा। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या किया? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूशन के फंक्शन सेपरेट कर दिए। लेजिस्लेटिव अलग काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अलग काम करेगी। स्ट्रेंथन और रोल ऑफ गवर्नर जनरल को और स्ट्रॉन्ग कराया, गवर्नर जनरल के काउंसिल का और स्ट्रेंथन आउट किया। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858।
अब 1858 में ये मार्क द एंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रूल। ये अब यहाँ पे क्या हुआ, इंडियन कंपनी का रूल ख़त्म हो गया। अब रूल क्यों ख़त्म हुआ इंडियन कंपनी का, क्योंकि 1857 में स्पॉय म्यूटिनी हुई थी। तो अब वो डायरेक्ट कि नहीं कंपनी ऐसी थी कंपनी वैसी थी, हम अब आपको डायरेक्ट अब लोगों को यहाँ समझा रहे हैं कि नहीं कंपनी ने गलत किया, हम ब्रिटिशर्स तो आपको इन्हांस करने के लिए आए हैं, आपको पता नहीं है चीज़ों का, हमें नहीं पता होगा ना, जैसे हम बेवकूफ़ बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को सब कुछ दिया उनको नहीं पता होगा, बट इंडियंस बहुत भोले भाले इनकी बातों में आ गए। और यहाँ पे 1858 का अब कंपनी रूल ख़त्म हो गया, अब आया सीधा क्राउन रूल। अब इसमें क्या हो गया, अब इन्होंने क्या किया, पहले तो कंपनी रूल ख़त्म हुआ, फिर दूसरा इन्होंने क्या किया, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया सेक्रेटरी बनाया स्टेट का, गवर्नर जनरल को क्या बना दिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग क्या बने, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो लास्ट गवर्नर जनरल थे। फिर इंडिया काउंसिल एक्ट आया 1861। यहाँ पे क्या सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, पोर्टफोलियो सिस्टम, और एसोसिएट किया गया इंडियन लेजिस्लेशन, मतलब अब इंडियंस भी वहाँ पे आएंगे। की प्रोविजन क्या थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टैब्लिशिंग प्रोविजन, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हर एक प्रोविजन में बनेंगी। और इनिशिएट किया डिसेंट्रलाइजेशन, कौन से एक्ट में आई थी, 1861 के एक्ट में। यहाँ पे वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, याद रखना। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुई। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई इलेक्शंस बट इनडायरेक्ट। इंडियन मेंबर को सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं इंडियंस, वो उसके लिए बजट के लिए, बट वोट नहीं कर सकते। नॉमिनेटेड मेंबर्स इंक्लूड सम इलेक्टेड थ्रू प्रोविजनल बॉडीज, नॉमिनेटेड जो मेंबर्स थे वो सिर्फ इंक्लूड होंगे प्रोविजनल बॉडीज में। वॉइसरॉय कौन था, लॉर्ड लैंसडोम। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कौन था, इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आई, मतलब मुस्लिम इलेक्टोरेट आया, यहीं से मुस्लिम लीग की एक फाउंडेशन सी बनना स्टार्ट हो गई थी। इन्होंने एक्सपैंड किया लेजिस्लेटिव काउंसिल को, अब बढ़ा दिया क्योंकि एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं। की प्रोविजन क्या थे, इन्होंने वाइसरॉय को अपॉइंट किया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और सेपरेट किए इलेक्टोरेट्स किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। इन्होंने फूट डलवाई थी हम लोगों के बीच में, तभी तो पाकिस्तान बना था। वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड मिंटो। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, जॉन मॉर्ले, तभी इसको क्या कहते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी डायरकी, और इनका एम क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट का। की प्रोविजन क्या है, पहले तो ट्रांसफर सब्जेक्ट जो एडमिनिस्टर करेंगे सिर्फ इंडियन मिनिस्टर्स। रिवर्स सब्जेक्ट में कौन आ गया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स। बाय कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस एट द सेंटर, बाय कैमरल लेजिस्लेचर आया। वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन थे, एडविन मॉन्टेग्यू। साइमन कमीशन कब आया, 1972 में। इसका एम क्या था, रिव्यू करना कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स का, बट हैड नो इंडियन मेंबर्स, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं होना चाहिए। और नेशन वाइड एक प्रोटेस्ट चल पड़ा, साइमन गो बैक, और इस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड इरविन। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है, इसे हम ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं कुछ हद तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। इन्होंने फेडरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया, प्रोविजनल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया। की प्रोविजन क्या थे, ऑल फेडरेशन, मतलब ऑल इंडियन फेडरेशन, बट इम्प्लीमेंट नहीं किया, सिर्फ बोला। डायरेक्टली को इन्होंने हटा दिया और इंट्रोड्यूस किया सेंटर में। फिर कहाँ पे, बाय कैमरल लेजिस्लेचर प्रोविजंस कहाँ पे इन्होंने किए, बंगाल, जैसे बंगाल और बॉम्बे में। फेडरल कोड बनाया 1937 में, और इस टाइम पे कौन था वाइसरॉय, लॉर्ड लिटिगो। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए थे। उस टाइम में इन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात की,
और एंड किया ब्रिटिश रूल को। 2 डोमिनेंट स्टेट बनाई, इंडिया और पाकिस्तान, जिसमें से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एक्ट करना था लेजिस्लेचर फॉर रिस्पेक्टिव डोमिनेंस, और गवर्नर जनरल क्या थे यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे। वॉइस रॉय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। अब इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय कौन कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अच्छा, इन्होंने क्या क्या काम भी है, सॉरी मैं पहले ये भी बता देती हूँ। वॉरेन हेस्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट बनाया कलकत्ता में। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सिविल सर्विसेज की रिफॉर्म किए और परमानेंट सेटलमेंट की। लॉर्ड विलेस्ली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लाया। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इन्होंने क्या किया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बने और सोशल रिफॉर्म्स किए। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट की। लॉर्ड कैनिन फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, और लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय थे। रिफॉर्म्स आए थे, मॉर्ले मिंटो करके 1909 में। चेम्सफोर्ड भी वाइसरॉय थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। लॉर्ड लिन लिटिगो कौन थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 35 में वाइसरॉय थे। लॉर्ड वेबल वाइसरॉय, वेबल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये क्या थे, वाइसरॉय थे। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वाइसरॉय और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट 1947। अब ये जो इम्पोर्टेंट एक्ट थे ये मैंने कवर कर दिए। और कॉलोनियल लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, इंडियन नेशनलिस्ट एफर्ट्स, इसमें कंक्लूजन मतलब ये इन्होंने क्या किया, लॉन्ग प्रोसेस था। पहले कॉलोनियल लेजिस्लेचर आया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो गया, फिर इंडियन नेशनलिस्ट एफर्ट्स हुए। हर एक एक्ट ने कोई स्पेसिफिक फीचर था या कोई इंस्टीट्यूशन था हमने लिया हुआ जो बहुत इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए। इसमें गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज जो थे वो कंसेप्ट बेस्ड रिफॉर्म्स किए, पावर शिफ्टिंग हुई, जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये सब हिस्ट्री में आएगा। अब एक चीज़, स्वराज की डिमांड बहुत हुई, ठीक है। 1909 में आए थे ना, ये देखो क्या आया था 1900, मॉडल मिंटो रिफॉर्म। अब उससे पहले क्या हो रहा था, सूरत स्प्लिट, एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेट्स, इनके डिफरेंट व्यूज़ थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को लेके। फिर एनी बेसेंट होम रूल लीग आया 1916 में। 1919 में क्या था, मॉर्लेमेंटो और ये मॉन्टेग्यू कब आया, 1919 में। और फिर आई नेहरू रिपोर्ट 1928 में, जिसके ऑथर कौन थे, मोतीलाल नेहरू। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में, जिन्होंने उसके बीच में क्या था, फंडामेंटल राइट्स, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर, सेकुलर पॉलिटी के बात की, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, रिजेक्ट किया सेपरेट इलेक्टोरेट्स को, लीड किया डिसएग्रीमेंट विद मुस्लिम लीग्स। फिर आया साइमन कमीशन एंड इट्स बॉयकॉट का आया कि गो बैक साइमन, नो इंडियन मेंबर, जब बोला कोई इंडियन मेंबर नहीं होगा तो उन्होंने बोला गो बैक साइमन। फिर लेड टू इन दिल्ली डिक्लेरेशन, नेहरू रिपोर्ट, इसके ऑल्टरनेटिव्स बने। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 और 32 में, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को। फिर गांधी जी गए थे सेकेंड राउंड टेबल में, इसे क्या कहा, अंडर द गांधी इरविन पैक्ट, वो फेल हो गया था। फिर कम्युनल अवार्ड आया 1932 में, ये किसने अनाउंस किया था, राम से मैकडोनल्ड, और इसको एक्सटेंड किया डिप्रेस्ड क्लास अपोज्ड बाय, किसने अपोज किया था, गांधी जी ने। और इसके बाद क्या आया था, पूना एक्ट, किसके साथ आया, विथ अम्बेडकर। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट एंड पोस्ट वॉर, ये सारी इनकी डिटेल्स ना आपको हिस्ट्री में मिल जाएंगी। मैं तो एक टाइमलाइन बता रही हूँ कि इसके बीच बीच में हुआ क्या था। 42 में क्विट, एक तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, दूसरा यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट की डिमांड शुरू हो गई। फिर 46 में कैबिनेट मिशन प्लान आ गया और इन्होंने प्रपोज किया 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर। फिर अब फॉर्मेशन कैसे हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, कैबिनेट मिशन प्लान आया, इन्होंने प्रपोज किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, सीट्स इनको मिल गई प्रोविजंस, जो प्रोविंसेस हैं और प्रिंसली स्टेट्स को। इलेक्शंस पहली कब हुई,
हेल्ड कब हुई? जुलाई 1946 में। और इसमें किसको मेजोरिटी मिली? कांग्रेस को। कॉम्पोजिशन क्या थे? कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे। फिर रिड्यूस कितने हो गए थे? 299 आफ्टर पार्टीशन। जब पार्टीशन हुई तो 299 हो गए। मेंबर्स कौन थे? प्रोविजन के मेंबर्स कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स और माइनॉरिटीज। अब इनमें मेंबर्स कौन कौन से इंक्लूड थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, सरोजिनी नायडू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वर्किंग ऑफ द असेंबली पहले कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। इसमें क्या अडॉप्ट किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। किसने चलाया था? नेहरू जी ने चलाया था। कमेटीज़ क्या क्या बनी? यूनियन पावर कमेटी, फंडामेंटल राइट कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। और इनको सबको किसने चेयर किया था? अम्बेडकर जी ने। अब बोरोड बैक क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने ना बहुत सारी चीज़ें बाकी कंट्रीज से ली है। यूके से हमने क्या लिया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है, सिंगल सिटीजनशिप ली है। यूएसए से क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कनाडा से क्या लिया? कॉसी फेडरल स्ट्रक्चर लिया है, स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या, आयरलैंड से क्या लिया? DPSP लिए है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? कंकरेंट लिस्ट ली है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लिया है। USSR जो आज के टाइम पे रशिया भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, 5 ईयर प्लान। जर्मनी से क्या लिया है? इमरजेंसी प्रोविजन। साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? अमेंडमेंट प्रोसीजर्स। जापान से क्या लिया है हमने? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब इनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 3 साल लगे थे हमारे इसको ड्राफ्ट होने में, 1949 तक, 1946 से लेकर 1949 तक। डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या थे? चेयरमैन थे ड्राफ्ट कमेटी के। हमने अडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर 1949 में। और इनैक्ट कब किया? 26 जनवरी 1950, जिसे हम रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। पूर्ण स्वराज क्यों उसी दिन किया? क्योंकि पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन कब के लिए की थी? 1930 में हमने पूर्ण स्वराज के लिए डिक्लेयर कर दिया था, वो 26 जनवरी के लिए किया था। फिर की फीचर्स क्या था? मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत लेंदी है, लॉन्गेस्ट है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है। प्रोविजंस क्या? फंडामेंटल राइट, DPSP, फेडरलिज्म, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सेकुलर है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है। करंट लेवल मतलब लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं इसे। आर्टिकल 370 के हिसाब से। और फेडरल डिबेट, अभी हमने 370 को रिमूव किया 2019 में। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करें अगर हम, तो हमने सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, इंडिविजुअल राइट की बात करते हैं। सेलिब्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल हम कब करते हैं? 26 जनवरी को करते हैं। और हमारा एडॉप्शन डेट क्या थी? 26 नवंबर। दैट्स इट। नेक्स्ट हम करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये GS2 का पार्ट है। थैंक यू। राधे राधे।